बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा इस क्वेश्चन के इधर अब हम आज 2019 के एमसीक्यूज को हम लोग आज के दिन सॉल्व करने लगे हैं, दोबारा वापसी। और मेरा नाम शरियार अहमद है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा। इससे पिछली वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने 2021 के एमसीक्यूज को डिस्कस किया था। अभी एक जगह पर रुक जाए काइंडली प्लीज। तो हम स्टार्ट करते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। देखें, 2021 के एमसीक्यूज हमने सॉल्व कर लिया और उसकी वीडियो आप देख देख चुके होंगे यकीनन। अब हम सॉल्व करते हैं 2019 के एमसीक्यूज। तो यहाँ पे सबसे पहला एमसीक्यू जो पूछा है बेटा, इसमें पूछ रहा है दिस वन इज कंडेंसेशन पॉलीमर। इसमें से कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर है? कंडेंसेशन पॉलीमर में होता क्या बेटा कि डिफरेंट मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते हैं और एक पॉलीमर बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो पॉलीथाइलीन है, पॉलीथाइलीन इथीन से बनता है। इसके अंदर इथीन के अलावा कोई और चीज़ शामिल नहीं होती, इसलिए ये एडिशन पॉलीमर होगा, कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं होगा। पॉलीविनाइल एसीटेट जो होता है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ विनाइल एसीटेट से बनता है। तो ये भी सिर्फ एक मोनोमर से मिलकर बना है, यानी एक जैसे मोनोमर से बना है, सिमिलर मोनोमर से। ये सिमिलर मोनोमर से मिलकर बना है, तो इसलिए ये भी हमारे पास एडिशन पॉलीमर होगा, कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं होगा। सिमिलरली जो पीवीसी है, पीवीसी बेटा ये पीवीसी विनाइल एसीटेट से फॉर्म होता है। विनाइल एसीटेट भी एक ही मोनोमर हो गया, एक जैसे मोनोमर से कंबाइन हो रहे, तो ये भी हमारे पास एडिशन मोनोमर हो, एडिशन पॉलीमराइजेशन होगी, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन नहीं होगी है। अच्छा, हमारे पास अब आखिरी ऑप्शन बच जाता है टेरिलीन। तो टेरिलीन बेटा हमारे पास दो मोनोमर से कंबाइन होता है, तो इसलिए ये कंडेंसेशन पॉलीमर हो जाएगा। बाकी तीन ऑप्शन आपके गलत हैं। अच्छा, अब आगे आ जाता है हमारे पास। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर बोलना है नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। पेंटेन की कितने आइसोमर्स होते हैं? तो मैं आपको आइसोमर्स निकालने का एक निंजा ट्रिक समझा रहा हूँ, बहुत आसान सा है। वो निंजा ट्रिक क्या है कि आप 2 को मल्टीप्लाई कर लें n-4 से और +1 कर दें, तो आपके पास पता लग जाएगा कितने आइसोमर्स किसी चीज़ के पॉसिबल हो सकते हैं। तो आपने 2 लिखा। पेंटेन के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं? पेंटेन के अंदर कितने कार्बन होते हैं? तो 5। पेंटेन मतलब 5, 5 - 4 1 हो गया। और 5 - 4 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें आप, तो ये जाएगा 2, 2 + 1 ये कितना हो जाएगा 3। तो 3 आइसोमर्स इसके पॉसिबल होंगे। अच्छा, इस तरह हेक्सेन का पूछ सकते हैं, हेप्टेन का भी पूछ सकते हैं। तो आपको किसी से भी पूछ लें, आप इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो फिलहाल हमारा सही आंसर हो जाएगा बेटा, आइसोमर्स ऑफ पेंटेन का आंसर हो जाएगा 3। अच्छा, उसके बाद आगे बेटा पूछ रहे हैं कि प्रोपानॉन और प्रोपानल ये कौन सा आइसोमर्स है? देखिए, प्रोपानॉन दिख रहा है, ओन मतलब कि ये कीटोन से बिलोंग करता है। प्रोपानॉन, ओन मतलब ये कीटोन एक फंक्शनल ग्रुप है। और एल लिखा हुआ, एल मतलब कि ये अल्डिहाइडिक है। तो हमें ये समझ के आ गया कि दोनों के फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आगे आगे पूछ रहे हैं बेटा दिस इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है? न्यूक्लियोफाइल के ऊपर बेटा नेगेटिव चार्ज होता है, जिसपे नेगेटिव चार्ज नहीं होगा वो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा, या उसके ऊपर लोन पेयर होना चाहिए तो भी वो न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। अब OH न्यूक्लियोफाइल है, CN न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अमाइन के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन अगर आप देखेंगे BF3 बोरॉन जो होता है, बोरॉन ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। अच्छा बेटा, आगे बढ़ते हैं। रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स, अल्डिहाइड की रिडक्शन से क्या बनता है? तो हम आपको एक चीज समझा देते हैं। आपने अल्कोहल से आगे बढ़ना है। देखिए, अल्कोहल्स की अगर आप ऑक्सीडेशन करते हैं, तो हमारे पास अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनेगा अल्डिहाइड। और अगर आप अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे, तो हमारे पास आगे जाके बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करेंगे तो वापसी अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड की रिडक्शन करेंगे तो आपके पास बन जाएगा अल्कोहल। अभी उन्होंने पूछा कि रिडक्शन कर रहे हैं, किस चीज़ की रिडक्शन कर रहे हैं हम? अल्डिहाइड की। तो हमारे पास आगे जाके क्या चीज़ बनेगी? तो इसका आंसर है बेटा अल्कोहल। और अब आगे बढ़ते हैं, हमें हाइब्रिडाइजेशन पूछना है। हाइब्रिडाइजेशन इन द कार्बन एटम ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इज ऑफ दिस टाइप। हाइब्रिडाइजेशन जो होती है कार्बन एटम के अंदर, कार्बन एटम के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर, तो वो कौन सी होती है? देखिए, हमने पढ़ा था अभी कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर डबल बॉन्ड है। जहां पे भी डबल बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2, और जहां पे भी ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp। सही है, तो आप यहाँ से इस तरह से इसको याद कर सकते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर डबल बॉन्ड होता है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। अच्छा, दिस इम्पार्ट्स ग्रीन कलर टू ग्लास। इसमें कौन सा कंपाउंड ग्रीन कलर देता है ग्लास को? तो ग्रीन कलर देने वाला कंपाउंड होता है क्रोमियम। तो देखिए, क्रोमियम कहाँ पर है? क्रोमियम यहाँ पर है, Cr2O3।
अब आगे बढ़ते हैं, बोले रिकेट्स। रिकेट्स किस चीज़ की डेफिशिएंसी, कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसीज होती हैं? तो बेटा रिकेट्स एक ऐसी बीमारी है जो कि हड्डियों की, बोन्स की बीमारी है, और बोन्स की बीमारी जो होती है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, बोन्स की बीमारी है ये। अच्छा, उसके बाद आ जाए 9 पे लिखा हुआ मिल्क शुगर इज ऑल्सो कॉल्ड। जो मिल्क शुगर होता है इसको क्या कहा जाता है? तो मिल्क शुगर को लैक्टोज भी कहा जाता है। 10 पे आ जाए, 10 पे बोल रहे हैं ऑक्टेट रूल। हर कोई फॉलो करता है, सारी नोबल गैसेस फॉलो करती है सिवाय किसके? तो ऑक्टेट रूल बेटा हर कोई फॉलो करता है सिवाय हीलियम के। अच्छा, हीलियम कौन सा रूल फॉलो करता है? तो हीलियम फॉलो करता है डुप्लेट रूल। हीलियम फॉलो करता है डुप्लेट रूल। मैं स्पेलिंग गलत लिख दूंगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ डुप्लेट, लिख देता हूँ DUPLET, आप समझ जाओगे, उसी में डुप्लेट रूल फॉलो करता है। अच्छा, उसके बाद 11 में पूछ रहे हैं एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 33। वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 33 होता है वो कौन से ब्लॉक से बिलोंग करते हैं? तो आप एक काम करें, 33 तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते तो हमारे पास Z=33 लिखा हुआ है। मैं आपको एक आसान तरीका बता दूं, देखें 3D10 के आगे से स्टार्ट करें। 3D10 जो होता है ना, ये 30 होता है। 3D10 के बाद क्या आएगा? 4s2। और 3D10 के बाद सॉरी आएगा, 3D10 के बाद आएगा 4p3। और आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे देखें पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, और पी ब्लॉक की पावर कितनी है? 3। 3D10 से पहले लिखा होगा 4s2, तो s ऑर्बिटल की पावर कितनी है? 2। आप s ऑर्बिटल की और p ऑर्बिटल की पावर को प्लस कर लें तो हो जाएगा 2 + 3, तो ये बिलोंग करेगा ग्रुप 5 से। तो हमारे पास उन्होंने तो सीधा सीधा पूछा है 33 बिलोंग करता है कौन से ब्लॉक से, तो इसका सही आंसर है पी ब्लॉक। और मैं तो आपको ग्रुप भी बता दिया कि ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ग्रुप इसका हो जाएगा ग्रुप 5A। ग्रुप 5A इसका ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे हमसे पूछ रहे हैं कि हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 5A आर। जो 5A, ग्रुप 5A के जो हाइड्राइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ग्रुप 5A के जो हाइड्राइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं। ग्रुप 6A के और ग्रुप 7A के जो हाइड्राइड्स होते हैं बेटा, ग्रुप 6 और 7 के हाइड्राइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। और एम्फोटेरिक हाइड्राइड्स कोई से भी नहीं होते हैं। न्यूट्रल हाइड्राइड्स होते हैं ग्रुप 3A के और ग्रुप 4A के। सही, तो मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिक हाइड्राइड्स जो होते हैं वो ग्रुप 5 के होते हैं, और एसिडिक हाइड्राइड्स ग्रुप 6 और 7 के होते हैं, और 3 और 4 के हाइड्राइड्स जो होते हैं वो हमारे पास न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास बोले न्यूक्लियस ऑफ ट्राइटियम कंटेन। ये ट्राइटियम लिखा बेटा, ट्राइटियम के न्यूक्लियस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं और कितने न्यूट्रॉन होते हैं, ये बताना है आपने। तो हमारे पास ट्राइटियम को रिप्रेजेंट किया जाता है H13 से। देखें, एक इलेक्ट्रॉन हुआ इसके अंदर, एक प्रोटॉन हुआ, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 1 है। एटॉमिक नंबर 1 है तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन हो जाएगा। न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? तो आपने मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना, तो 3 - 1 हो जाएंगे 2, तो 2 न्यूट्रॉन हो जाएंगे, यानी 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ये इसका सही आंसर है, 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। और अगर 1 इलेक्ट्रॉन भी साथ में लिखा होता तो वो भी आपका सही आंसर हो जाता। अब देखें, इनको भी चैन नहीं है ना, एक सेकंड रुकिएगा, इसको मैं ढंग से सही कर लूँ। अब देखिए बेटा, यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि विच एलिमेंट फॉर्म सुपर ऑक्साइड। इनमें से कौन सा मेटल जो होता है वो सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं? देखिए, लिथियम, बेरिलियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम पे एक बात याद कर लीजिए कि पोटेशियम जो होता है वो सुपर ऑक्साइड्स बनाता है। पोटेशियम फॉर्म करता है सुपर ऑक्साइड। पोटेशियम फॉर्म करता है सुपर ऑक्साइड्स। अब आगे बढ़ते हैं, सुपर ऑक्साइड्स का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1/2। अब एंटीडोट H2S की पॉइजनिंग में क्या होता है? वो होता है वेरी डाइल्यूट क्लोरीन। देखें, अगर कोई क्लोरीन गैस इनहेल कर लेता है तो उसको हम H2S गैस का डाइल्यूट सोल्यूशन पिलाते हैं ताकि क्लोरीन गैस का असर खत्म हो जाए। सिमिलरली, अगर कोई H2S गैस को इनहेल कर लेता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को इनहेल कर लेता है, तो हम उसको बहुत ही डाइल्यूट क्लोरीन गैस पिलाते हैं ताकि H2S गैस का असर खत्म हो जाए। हालांकि दोनों टॉक्सिक हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ता है, हमारे पास बोलना है बेटा द प्रोडक्ट ऑफ हीटिंग बोरिक एसिड टू 140 डिग्री सेंटीग्रेड। बोरिक एसिड को अगर 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करेंगे तो क्या होगा? ये आप ऐसे याद कर लें। देखिए, बोरिक एसिड को अगर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करने में बनता है हमारे पास मेटाबोरिक एसिड। मेटाबोरिक एसिड, अगर मेटाबोरिक एसिड को 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करें तो ये बन जाएगा पायरोबोरिक एसिड। और अगर पायरोबोरिक एसिड को अगर हम 240 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करें तो हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा बोरिक ऑक्साइड के अंदर, या बोरॉन ऑक्साइड भी आप इसको कह सकते हैं। तो हमारे पास फिलहाल जो उन्होंने पूछा वो 140 डिग्री सेंटीग्रेड का पूछा, तो सही आंसर हो जाएगा पायरोबोरिक एसिड। अब उसके बाद बेटा आगे बोल रहे हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन। गैल्वेनाइज्ड आयरन
मीन्स आयरन कोटेड विथ। गैल्वेनाइज आयरन का मतलब है कि आयरन के ऊपर कोटिंग हुई भी किस चीज़ की, तो आयरन के ऊपर कोटिंग हुई भी है जिंक की। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास बेटा केमिस्ट्री 2018 के ऊपर आ जाइए। केमिस्ट्री 2018 के अंदर कौन कौन से एमसीक्यूज पूछे गए हैं, तो ऑल नोबेल गैसेस फुलफिल द ऑक्टेट रूल एक्सेप्ट, सारी नोबेल गैसेस जो होती है वो फुलफिल करती हैं ऑक्टेट रूल को, सिवाय किस चीज़ के, सिवाय हीलियम के। अच्छा अब आगे पूछ रहे बेटा वो एलिमेंट जो कि बिलोंग करता है ग्रुप 5A से, लेकिन उसका पीरियड है, पीरियड नहीं बताया हुआ यहाँ पे, पीरियड यहाँ पे 3 अज्यूम कर लेता हूँ क्योंकि आमतौर पे 3 पीरियड, थर्ड पीरियड के बारे में पूछते हैं, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है। तो आप 5A का मतलब समझ लीजिए कि उसके s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, फिर उसके बाद 3s2 और फिर 3p3, क्योंकि थर्ड पीरियड तक जाना है। तो ये हो जाएगा 2 2 4 4 और 6 10 10 2 12 12 और 3 15, तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 15, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 15 हमारा सही आंसर हो जाएगा बेटा। अब आगे बढ़ते हैं द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन प्रोटियम, प्रोटियम के अंदर, प्रोटियम जो होता है ऑर्डिनरी हाइड्रोजन होता है, इसके अंदर न्यूट्रॉन पूछ रहे हैं कितने होते हैं, तो हमारे पास प्रोटियम H11 इसका सिंबल होता है, इसके अंदर न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, 1 - 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, तो हमारे पास न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे यहाँ पे 0। अच्छा उसके बाद बोल रहे हैं कि इसके अंदर कौन से एलिमेंट के अंदर मिनिमम हाइड्रेशन एनर्जी होगी, तो बेटा मिनिमम हाइड्रेशन एनर्जी उसकी होगी जिसका साइज बहुत बड़ा हो, हाइड्रेशन एनर्जी उसकी होगी, मिनिमम हाइड्रेशन एनर्जी उसकी होगी जिसका साइज बहुत बड़ा हो और चार्ज बहुत छोटा, मिनिमम हाइड्रेशन एनर्जी उसकी होगी जिसका साइज बहुत बड़ा हो और चार्ज बहुत छोटा हो। तो देखें चार्ज छोटा और साइज बड़ा किस में है, हमारे पास सोडियम का साइज तो छोटा तो होता है, सोडियम का साइज छोटा होता है इसलिए हमारा सही आंसर नहीं हो सकता। पोटेशियम का साइज भी इतना बड़ा नहीं होता है, रुबीडियम का साइज बड़ा होता है, लेकिन रुबीडियम से बड़ा साइज होता है सीजियम का, तो सीजियम हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अगर सीजियम ना होता और रुबीडियम सबसे बड़ा ऑप्शन होता तो हमारे पास रुबीडियम यहाँ पे सही आंसर हो जाता। अच्छा उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं बेटा, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सल्फर एग्जिस्ट एट दिस ट्रांजिशन टेम्परेचर, सल्फर की जो दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म है, सल्फर की दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म कौन सी, एक तो है रोम्बिक और दूसरी है, रोम्बिक के बाद दूसरी है मोनोक्लिनिक। तो रोम्बिक और मोनोक्लिनिक दोनों सल्फर की जो टाइप्स है बेटा वो को एग्जिस्ट करती हैं कौन से टेम्परेचर पे, 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये टेम्परेचर कहलाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो हमारे पास 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब बोला है मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्रेट, पहले भी आया था, और एल्यूमिनियम पाउडर, इनका मिक्सचर क्या कहलाता है, तो इनका मिक्सचर कहलाता है एमोनल। एमोनल जो होता है वो स्मोकलेस गन पाउडर बनाने के लिए यूज किया जाता है। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1B, 1B के एलिमेंट्स को कहा जाता है बेटा कॉइन एज मेटल्स। आहो आहो, आराम से नहीं चलता ना ये झटके में आगे बढ़ जाता है यार। आहो सॉरी बेटा, सॉरी बेटा। अब बेटा यहाँ पे क्या बोल रहा है हमें, मेटालिक हाइड्राइड्स, मेटालिक हाइड्राइड्स को और क्या कहा जाता है, तो मेटालिक हाइड्राइड्स को कहा जाता है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। और आगे बढ़, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स को नॉन स्टेशियोमेट्रिक भी कहा जाता है बाय द वे। अब आगे पूछ रहे बेटा हमारे पास साइक्लो अल्केन्स का, साइक्लो अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो साइक्लो अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, साइक्लो अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, जबकि साइक्लो अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, साइक्लो अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, और साइक्लो अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n-4। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, साइक्लो अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n। और अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप बेटा पूछ रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप इन RSH, RSH के अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, थायो अल्कोहल। देखिए सल्फर भी हमारा फंक्शनल ग्रुप ही तो है, और सल्फर के कंपाउंड्स को कहा जाता है थायो अल्कोहल। अच्छा आगे बढ़ते हैं, एनदर नेम ऑफ मीथेन, मीथेन का एक और नाम क्या है, मीथेन का एक और नाम है मार्श गैस, यानी ये दलदली जगहों से पाई जाती है, दलदल वाली जगहों से पाई जाती है, तो इसलिए इस गैस को कहा जाता है मार्श गैस। अच्छा मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आइन, सबसे स्टेबल कार्बोनियम आइन कौन सा है, देखें टर्शरी जो होता है वो सबसे मोस्ट स्टेबल होता है, टर्शरी की पहचान क्या है कि R3 और साथ में
पॉजिटिव चार्ज लिखा होगा कार्बन के ऊपर, ये हमारा टर्शियरी, ये मोस्ट स्टेबल होता है। जबकि लीस्ट स्टेबल कौन सा होता है? लीस्ट स्टेबल जो होता है वो प्राइमरी होता है, वो भी 0 डिग्री। लीस्ट स्टेबल जो होता है वो होता है प्राइमरी, और प्राइमरी के अंदर भी कौन सा वाला? 0 डिग्री। ठीक है, अब आगे हमारे पास बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पे बोल रहे हैं मोस्ट स्टेबल कौन सा है, तो मोस्ट स्टेबल है हमारे पास R3+, यानी कि टर्शरी, टर्शरी वाला जो है ना वो हमारे पास सबसे मोस्ट स्टेबल है। अब आगे बोल रहे हैं बेटा रेक्टिफाइड स्प्रिट। रेक्टिफाइड स्प्रिट के अंदर कितना अल्कोहल होता है? तो रेक्टिफाइड स्प्रिट के अंदर 92-95% अल्कोहल होता है। 100% अल्कोहल जिसमें होता है हम उसको कहते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल। और हमारे पास 75-80% तो खैर किसी में नहीं होता, 85% जिसके अंदर होता है तो उसको कहा जाता है डी नेचर्ड अल्कोहल। ठीक है, डी नेचर्ड अल्कोहल, तो आप ये याद कर लिएगा। अच्छा, अब हमारे पास बेटा आगे क्या बोले? इट इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। बेसिकली आपको आसान अल्फाज में बताता हूँ, जो लाशें होती हैं, लाशों को प्रिजर्व करने के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड यूज होता है वो है फॉर्मलिन। और सिर्फ लाशें नहीं, किसी भी मुर्दा चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए जो कंपाउंड यूज होता है वो कंपाउंड है फॉर्मलिन। ठीक है, अब आते हैं ग्लाइकोजन पे। ग्लाइकोजन क्या होता है बेटा? ग्लाइकोजन एक पॉलीसैकेराइड है। सिट्रस फ्रूट्स यानी कि जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं वो कौन से विटामिन की इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं? तो ये होता है विटामिन सी। ग्रीन कलर किस चीज़ के ऊपर आता है? ग्लास के ऊपर। तो ग्रीन कलर आता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड, या क्रोमियम इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्रोमियम ऑक्साइड इसका सही आंसर हो गया आंसर। अब हमारे पास ये 2018 का पूरा थ्योरी का पेपर है तो इसको छोड़ देते हैं, और अब हम आ जाते हैं दोबारा एमसीक्यूज के ऊपर। यहाँ पे हम आ गए 2017 के एमसीक्यूज पे बेटा। 2017 के एमसीक्यूज के अंदर हम लोग घुस चुके हैं। तो 2017 के एमसीक्यूज के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ? कोई खास बात नहीं है, बहुत आसान है। दिस इज नॉट नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। इनमें से कौन सा नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर नहीं है? यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होता है तो इसलिए ये भी गलत। अमोनियम के अंदर भी नाइट्रोजन होता है इसलिए भी गलत। अमोनियम के अंदर अगेन नाइट्रोजन होता है इसलिए ये भी गलत। रह गया ट्रिपल फॉस्फेट। ट्रिपल फॉस्फेट जो होता है बेटा इसके अंदर फॉस्फोरस होता है, नाइट्रोजन नहीं होता है, इसलिए ये हमारा नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर नहीं है, और ये हमारा सही आंसर है। केमिकल फॉर्मूला कोलिमिनाइट का क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला होता है कोलिमिनाइट का CA2B4O7 CA2B6O11 डॉट 5H2, ये हमारे पास कोलिमिनाइट का फॉर्मूला है। और अब हम इसके नीचे बढ़ते हैं बेटा। हमारे पास एक एमसीक्यू गायब है, आई होप मैं इसको देख लेता हूँ। अच्छा नहीं, एक एमसीक्यू गायब नहीं है, मैं ज़रा जल्दी आगे बढ़ गया जज्बात में। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास थर्ड पे क्या लिखा हुआ है? कॉइन एज मेटल्स जो होते हैं वो एलिमेंट होते हैं ग्रुप 1B के। ग्रुप 1B के एलिमेंट्स होते हैं, और उनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं तो हमें बताने। देखें कॉइन एज मेटल्स कौन से होते हैं? सिक्कों के दौर के अंदर जो एलिमेंट्स यूज होते थे, सिक्कों के दौर के अंदर, सिक्कों के दौर में कौन से यूज होते थे सिक्कों के दौर में? तो सिक्कों का दौर, इसीलिए उनको कहा जाता है कॉइन एज। देखें कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये हमारे पास तीनों सही आंसर है। तो आपको नजर आ जाएगा बेटा कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये इसका सही आंसर है। अच्छा, उसके बाद आगे बोल रहे हैं हैविंग हाफ फिल्ड शेल हाइड्रोजन रिजेंबल्स विद। देखें हाफ फिल्ड बैलेंस शेल की वजह से हाइड्रोजन रिजेंबल करता है किस चीज से? ग्रुप 4A से, क्योंकि ग्रुप 4A के पास भी हाफ फिल्ड होता है। 8 होने चाहिए, 8 नहीं होता बल्कि 4 होते हैं उनके पास, तो वो हाफ फिल्ड है। हाइड्रोजन के पास 2 होने चाहिए, 2 नहीं होता, 1 होता है, इसलिए वो भी क्या हो गया? हाफ फिल्ड हो गया। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन रिजेंबल करता है ग्रुप 4A से। प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस चीज से ऑब्टेन किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को निकाला जाता है जिप्सम से। जिप्सम हमारा सही आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं, एल्यूमिनियम मिक्सचर और एल्यूमिनियम पाउडर जो होता है, इन एल्यूमिनियम पाउडर और एल्यूमिनियम नाइट्रेट का जो मिक्सचर होता है वो क्या कहलाता है? एमोनल। ये बहुत मरतबा रिपीट हो गया बेटा ये वाला एमसीक्यू। कमर्शियल नेम फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड का, देखिए फिनॉल से और फॉर्मल्डिहाइड से जो पॉलीमर बनता है उसका कमर्शियल नेम क्या होता है? उसका कमर्शियल नेम होता है बेकलाइट। ठीक है, अब आ जाते हैं 8 के ऊपर। तो 8 के अंदर क्या बोल रहे हैं? इन द फॉलोइंग हाइड्रोजनेशन रिएक्शन चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, हमें कार्बन एटम की बतानी है। देखें पहले यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो सबसे पहले होगा sp, फिर डबल बॉन्ड है तो हो जाएगा sp2, फिर सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा sp3। तो sp से जाएगा sp2, फिर sp2 से जाएगा sp3 पे, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा?
sp से sp2 और sp2 से sp3, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, फर्स्ट स्टेप जो होता है वो सिमिलर होता है इन दीज मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप इनमें से किसका सिमिलर होता है, E1 E2 का, नहीं गलत, दोनों का अलग अलग होता है। SN1 और E2 का नहीं, वो भी गलत। E1 और SN2 का नहीं, ये भी गलत। SN1 और E1 का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो सेम होता है। वो स्टेप कौन सा होता है, वो स्टेप होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन, ये वाले स्टेप जो होता है वो सबका सेम होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आगे क्या लिखा हुआ है। अब आते हैं बेटा यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इन एसीटोन, एसीटोन के अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होते हैं। देखिए एसीटोन के स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड विद O, साथ में CH3 एसीटोन का स्ट्रक्चर है। आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कार्बन के 4 बॉन्ड्स दिखेंगे, 3 हाइड्रोजन से और 1 कार्बन से, तो ये हो गए इसके 4 सिग्मा बॉन्ड्स। इस वाले कार्बन के आपको 4 बॉन्ड्स दिखेंगे। 4 बॉन्ड में से देखें एक बॉन्ड, तो हमने एक काम करता हूँ, मैं इसको ड्रॉ ही कर देता हूँ, साफ सुथरे तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, कार्बन का डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन। इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है और इस वाले कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन है। तो आइए जरा हम सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं। तो एक सिग्मा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, 7 सिग्मा बॉन्ड है इसके पास। नहीं 7 नहीं, ये 2 बीच में रहेगा, एक 8वां और एक 9वां। तो बेटा 9 सिग्मा बॉन्ड है इसके पास। और ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड है इसके पास। हमारे पास आंसर हो जाएगा 9 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड। अब आगे बढ़ते हैं, ऑक्टेन नंबर इज रिलेटेड टू, ऑक्टेन नंबर जो होता है बेटा वो पेट्रोल का होता है और पेट्रोल को कहा जाता है गैसोलीन। अब आगे बढ़ते हैं, हमसे पूछ रहे हैं रिएजेंट, वो रिएजेंट जो कि कन्वर्ट करता है एसिटिक एसिड को एसिटाइल क्लोराइड में, वो रिएजेंट कौन सा है। तो बेटा वो रिएजेंट होता है थायोनाइल क्लोराइड SOCl2। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास बेटा 13 के अंदर बोल रहे हैं कि सोडियम बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म। देखें सोडियम जब बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आगे जाके बना लेते हैं, अच्छा 4 सोडियम बर्न होते हैं नॉर्मली, तो आगे आगे बनाया जाता है 2Na2O। यहाँ पे सोडियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +1, जबकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो कितना होता है। अच्छा एक सेकंड, सॉरी यहाँ पे मैं कुछ गलती कर रहा हूँ बेटा। हमारे पास में पहले सही लिख रहा था, जब 2 सोडियम आपस में कंबाइन होते हैं 2 ऑक्सीजन से, तो आप आगे जाके बना देते हैं 2NaO। नॉर्मली ये वाला रिएक्शन बनाता है सोडियम ऑक्साइड। यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +1, तो ऑक्सीजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -1। और जब -1 होता है तो ये कहलाता है पर ऑक्साइड। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे पर ऑक्साइड। अच्छा अब आगे बोले, इट इज नॉट अ मेंबर ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये कौन सा इसमें से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन सा नहीं है। तो ये बेटा ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका आंसर है रेटिनॉल। राइबोफ्लाविन भी विटामिन बी में आता है, फॉलिक एसिड भी विटामिन बी में आता है और नियासिन भी विटामिन बी आता है, लेकिन रेटिनॉल नहीं आता है। तो अब आगे बढ़ता है 15 पे, क्या बोले 15, रॉयल वाटर जो होता है वो मिक्सर होता है 1:3 में। किसका मिक्सर होता है रॉयल वाटर बेटा, एक्वारीजिया को कहा जाता है। एक्वारीजिया के अंदर आपने पढ़ा था 1 नाइट्रिक एसिड होगा और 3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मोल्स होंगे। तो हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नाइट्रिक एसिड और 3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मोल्स। अब आगे आ जाओ बेटा, टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिसपे 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स किसी एलिमेंट की को एग्जिस्ट करती हैं इक्विलिब्रियम स्टेट में, वो टेम्परेचर क्या कहलाता है। तो वो टेम्परेचर कहलाता है बेटा ट्रांजिशन टेम्परेचर। और आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास बेटा 17 के अंदर क्या बोला है, 17 के अंदर CH4 मीथेन गैस को आप बर्न कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। और क्या चीज़ अलग होगा भाई, मीथेन में कार्बन है तो कार्बन अलग हो जाएगा ना, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कार्बन। अब आ जाता है हम लोग 2017 के MCQs के ऊपर, इनको भागने की बड़ी जल्दी है बेटा। अब 2017 के एमसीक्यूज हमने सॉल्व कर लिया, तो 2016 के एमसीक्यूज के ऊपर आ जाते हैं। जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करते हैं बेटा। हमारे पास 2016 के एमसीक्यूज के अंदर भी सब इंशाल्लाह ताला आसान होंगे। तो हमसे पूछ रहे हैं वुड स्प्लिट का एक और नाम क्या होता है। वुड स्प्लिट का एक और नाम होता है मिथाइल अल्कोहल या फिर मिथानॉल। कॉड लिवर ऑयल जो होता है बेटा, कॉड लिवर ऑयल ये विटामिन ए की सोर्स होता है। अच्छा वो एसिड जो कि ग्लास के ऊपर डिजाइन बनाने के लिए यूज किया जाता है, तो वो एसिड होता है HF। और इस प्रोसेस को कहा जाता है इचिंग। ग्लास के ऊपर डिजाइनिंग का जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है इचिंग। इथाइल एसीटेट किस चीज में प्रेजेंट होता है, इथाइल एसीटेट ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। इथाइल एसीटेट
पाइनएप्पल में बेटा, मतलब यहाँ पे वो आपको बता रहे हैं कि इथाइल एसीटेट पाइनएप्पल में मौजूद होता है, और प्रॉमिस बाय गॉड ये वाला मुझे भी नहीं पता था। अब आगे बढ़ते हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए क्या चीज़ ऐड की जाती है पेट्रोल के अंदर। तो ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए टेट्रा इथाइल लेड ऐड किया जाता था। टेट्रा इथाइल लेड का मतलब है लेड बीच में है और साथ में 4 इथाइल ग्रुप है, C2H5 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 और C2H5। अब आप टेट्रा इथाइल लेड को लिखोगे तो ऐसे लिखोगे C2H5 4 टाइम्स और साथ में लिखा हुआ है लेड। तो हमारा बेटा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा C2H5 4 टाइम्स और साथ में Pb लिखा हुआ होगा। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 4 है, ग्रुप 4A के जो हाइड्राइड्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, 3A के हाइड्राइड्स भी न्यूट्रल होते हैं। अच्छा, बेसिक हाइड्राइड्स कौन से होते हैं, ग्रुप 5A के, 3A और 4A के हमारे पास न्यूट्रल होते हैं। जबकि एसिडिक हाइड्राइड्स कौन से होते हैं, ग्रुप 6 और ग्रुप 7। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, हमारे पास अच्छा कलर मुझे ये वाला लग रहा है तो इससे आगे बढ़ते हैं। रूबी, रूबी जो ऑक्साइड है वो किस चीज़ का है, एल्यूमिनियम का। बेटा रूबी जो होता है वो बेसिकली बिलोंग करता है कोरंडम की ओर से, रूबी बिलोंग करता है, रूबी बिलोंग करता है कोरंडम की ओर से। और कोरंडम का फॉर्मूला होता है Al2O3। तो हमारे पास कोरंडम के अंदर आपको एल्यूमिनियम दिख जाएगा, ये है हमारे पास एल्यूमिनियम Al2O3। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी एलिमेंट की बताई हुई है क्या है, वो खत्म हो रही है 4s2 3d10 और 4p1 पे। तो सबसे पहले तो इसका पीरियड हो गया 4, पीरियड 4 वाला ऑप्शन, तो बेटा हमारे पास पीरियड 4 ये वाला ऑप्शन एक, तो ये चीज़ सही हो गई। साथ में आपने मालूम करना है कि इसका ग्रुप क्या होगा, तो आप इसकी p ऑर्बिटल की पावर को और s ऑर्बिटल की पावर को प्लस कर लो, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, तो 3a हो जाएगा और ग्रुप हो जाएगा 3A ग्रुप हो जाएगा और पीरियड हो जाएगा 4। H2S जो होता है बेटा वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि जब ये H2S किसी मेटल के साथ में रिएक्ट करता है, ऊपर बना देता है H2S, जब किसी मेटल के साथ में रिएक्ट करता है, किसी कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करता है, तो उसको रिड्यूस करता है। जैसे कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्ट किया तो बना देगा क्यूप्रिक सल्फाइड, और हाइड्रोजन जो होंगे वो सल्फेट से रिएक्ट कर लेंगे, तो हाइड्रोजन सल्फेट ने गेन किया, यानी कि सल्फेट को उसने रिड्यूस करवा दिया। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब होता है रिडक्शन। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड रिडक्शन के प्रोसेस के थ्रू बना और सल्फ्यूरिक एसिड ने रिडक्शन करवाई है, तो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। सोडियम अमलगम किस चीज़ का अलॉय होता है, तो सोडियम अमलगम बेटा अलॉय होता है सोडियम का और मरकरी का, बेसिकली मरकरी के कंपाउंड्स को अमलगम कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद आगे बोल रहे हैं बेटा एलिमेंट्स, एक सेकेंड। अब हमारे पास आगे आगे क्या बोले बेटा, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1b, 1b के एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, ग्रुप 1b के एलिमेंट्स कहलाते हैं कॉइन एज मेटल्स। अच्छा, और रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर ये दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं एट 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे। स्टेनलेस स्टील जो होता है वो अलॉय होता है किस चीज़ का, आयरन, क्रोमियम का और निकल का। प्रोपानॉल, और देखिए यहाँ पे आपको किस चीज़ में ध्यान देना है, प्रोपानल, नल मतलब अल्टीहाइड की बात हो रही है और ओन मतलब कीटोन की बात हो रही है, तो दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होंगे। अच्छा, उसके बाद नेचुरल पॉलीमर्स कौन सा है, इसके अंदर नेचुरल पॉलीमर्स जो होता है बेटा सेल्यूलोज है, जो कि प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। पीवीसी इंडस्ट्री में बनाते हैं, नाइलॉन और टेरिलिन ये भी इंडस्ट्री के अंदर बनाते हैं। 6 के अंदर बोल रहे हैं मोनोसेक्राइड के अंदर, ओलिगोसैकराइड के अंदर कितने मोनोसैकराइड यूनिट्स होते हैं, तो बेटा इसका आंसर है 2 से लेकर 10 तक हो सकते हैं, 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकराइड हो सकते हैं ओलिगोसैकराइड्स के अंदर। ये टॉपिक आप पढ़ोगे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, आपने पढ़ा होगा। कीटोन्स का फॉर्मूला पूछ रहे हैं, कीटोन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, कीटोन्स के जनरल फॉर्मूला में यहाँ पे स्ट्रक्चर पूरा नहीं लिखा हुआ, तो मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ, RC डबल बॉन्ड विद O, साथ में R होता है, ये है कीटोन का स्ट्रक्चर। तो आई होप यू गेट द आंसर बेटा, हमने 2016 तक सॉल्व कर लिया है। मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे अख्तिताम कर रहा हूँ ताकि आप लोग अपनी तैयारी जारी रखो, और अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगले 5 चैप्टर्स के 5 ईयर्स के MCQs को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अपनी तैयारी पक्की करनी है। बेस्ट ऑफ लक बेटा कल के पेपर के लिए।